हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन के एक खास एफोरिज्म 26 को लेके। उसके साथ इस एफोरिज्म के हम फुटनोट को भी देखेंगे, क्योंकि फुटनोट में जितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं उस एग्जाम्पल के माध्यम से इस एफोरिज्म को समझना, इस नेचर्स लॉ ऑफ क्योर को समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और ये ईजी होगा तो हम इसका ईजी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वीडियो काफ़ी खास है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब बात आती है सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट की, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी पहले से मौजूद था। यानी कि हिप्पोक्रेट्स ने सिमिलैरिटी के बेस पे ट्रीटमेंट करने की बात तो कही थी, बट उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यहाँ तक ये बोला था कि जहाँ पे सिमिलैरिटी की आवश्यकता है वहाँ पे इस वे को अपनाएं, और जहाँ पे डिसिमिलर की आवश्यकता है वहाँ पे उस वे को अपनाएं। और डॉक्टर हैनीमैन ने भी 67 के फुटनोट में और डिसिमिलर यानी कि एंटीपैथी की बातें की। कुछ खास केसेस का भी उन्होंने जिक्र किया है जहाँ पे इस तरह के मेथड को हम अप्लाई कर सकते हैं। बट जो मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट था उन्होंने केवल डिसिमिलर को आगे बढ़ाने का काम किया, सिमिलैरिटी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। डॉक्टर हैनीमैन आए 1790 में, जब उन्होंने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा। इस प्रकृति के सिद्धांत पे जो बेस्ड जो नेचर्स लॉ ऑफ क्योर के कॉन्सेप्ट को समझा, और धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन के माध्यम से फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। देन 1796 में उन्होंने होम्योपैथी की डिस्कवरी की। तो ये सारा जो इतना जो प्रोसेस था, ये प्रोसेस एक्चुअली जो नेचर्स का लॉ है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई बना नहीं सकता। डॉक्टर हैनीमैन ने इसकी डिस्कवरी नहीं की, नेचर्स लॉ ऑफ क्योर की डिस्कवरी नहीं की, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है। इस वे पे, इसके बेसिस पे ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, डॉक्टर हैनीमैन ने इसको बताया है। डायरेक्ट हम आते हैं एफोरिज्म पे। एफोरिज्म में क्या है उसके बाद हम फुटनोट पे जाएंगे। एफोरिज्म में लिखा हुआ है, A weaker dynamic affection is permanently extinguished in the living organism if the latter one is differing in kind is very similar to the former in its manifestation। इसको अगर हम हिंदी में समझें, जब भी दो समान शक्ति आपस में मिलती है तो उसमें जो कमज़ोर होता है वो वहाँ पे नष्ट हो जाता है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक मैनिफेस्टेशन और एक काइंड। यानी कि काइंड डिफर है बट मैनिफेस्टेशन सेम है। एक बेसिक एग्जांपल जो मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ, एक कैंडल है और एक सन है। कैंडल को जब हम जलाते हैं, एक अंधेरा कमरा में हमने कैंडल को जलाया, उससे जो रोशनी निकली उससे थोड़ा बहुत वहाँ पे उजाला आ गया, वहाँ पे रोशनी फैल गई। जैसे ही हमने विंडो ओपन किया, वहाँ बाहर से सूर्य की रोशनी आई। अब क्या होता है कि सूर्य की रोशनी क्या करेगी, जो कैंडल का जो प्रकाश था उसने जो रोशनी वहाँ पर निकाल रहा था उस पर वो हावी हो जाएगी। यहाँ पे हमने देखा काइंड दोनों का डिफर है, यानी कि एक मोमबत्ती है एक सन है, बट दोनों का मैनिफेस्टेशन क्या था, लाइट देना। बट एक लाइट दूसरे लाइट पे कैसे हावी हो रहा है, इस बेसिस पे ही जो नेचर्स का लॉ है, प्रकृति का सिद्धांत है, वो काम करती है। और इसी वे पे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी वर्क करती है। जो होम्योपैथिक का जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि एक जो वीकर, जो कि नेचुरल डिजीज है, उसको हम एक्सटिंग्विश करते हैं बाय द आर्टिफिशियल जो मॉर्बिड कंडीशन है बॉडी में डेवलप करा के बाय द मेडिसिन। ये था इस एफोरिज्म का कॉन्सेप्ट। अब डायरेक्ट हम आते हैं फुटनोट पे। फुटनोट का जो सबसे पहला ही लाइन है, दस आर क्योर्ड बोथ फिजिकल अफेक्शन एंड मोरल मैलेडीज। यानी कि इस वे ऑफ ट्रीटमेंट के माध्यम से जो भी फिजिकल अफेक्शन है या जो मोरल अफेक्शन है, यानी कि मानसिक रोग, शारीरिक रोग, दोनों को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पे जो सबसे पहला हिस्सा एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको 4 से 5 एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, और सबसे जो पहला एग्जाम्पल है वो जुपिटर और सन को रिलेट किया गया है। और एक यहाँ पे वर्ड है गेज ऑफ बीहोल्डर्स, यानी कि हमारे आँखों से ओझल हो गए। कहते हैं ना कि हमारे आँखों से वो ओझल हो गए, वो ओझल नहीं हुए हैं, वो हमें दिखने बंद हो गए हैं। यही हाल होता है यहाँ पे जुपिटर और सन के साथ। रात के समय जुपिटर काफ़ी आसानी से दिख जाता है, क्योंकि जो उसका लाइट का इफेक्ट है वो हमारे ऑप्टिक नर्व पे आता है और हम उसको आसानी से देख पाते हैं। जैसे जैसे मॉर्निंग होती है, अब सन की लाइट आ रही है। अब सन की लाइट क्या है कि जुपिटर की लाइट की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे ऑप्टिक नर्व पे आता है, तो उसका प्रभाव हमारे ऑप्टिक नर्व पे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए हमें सन की लाइट के कारण जो जुपिटर का जो लाइट का इफेक्ट है वो वहाँ पे कम पड़ जा रहा है और जुपिटर हमें
दिखता नहीं है, वो रात के समय जब सन का लाइट कम हो जाता है तब वो हमें दिख पाता है। ऐसा हम कहते हैं ना कि तारे दिन में दिखते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वो रहते हैं, बट वही लाइट के इफेक्ट के कारण वो हमें दिख नहीं पाते, क्योंकि एक जो वीकर लाइट है उसको स्ट्रॉन्गर लाइट जो है वो एक्सटिंग्विश कर रहा है, उसको ओवरलैप करके उसके इफेक्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रहा है। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जुपिटर और सन का, हमारी आंखों से ओझल हो गए गेज ऑफ बिहोल्डर्स। सेकेंड एग्जाम्पल है फिटेड अडर, यानी कि अचानक मैं रास्ते से जा रहा था और अचानक बहुत बदबूदार जो गंध था मेरे नाक में आ गया, मेरे ऑल्फैक्टरी नर्व को प्रभावित कर दिया। अब उस जो प्रभाव है, यानी कि जो गंध के कारण हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व प्रभावित हुआ है, उसको हटाने के लिए हमको कुछ वैसा ही एक गंध वाली चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, तभी हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व वहाँ पे सही हो सकता है। जैसे कि बेसिकली हम रास्ते से जा रहे होते हैं, गटर की बदबू आ गई, नाक में लगती है, तो अचानक हमारे हाथ में कुछ रहता है या परफ्यूम रहता है, डिओड्रेंट रहता है, उसको हम नाकों पे लगाते हैं, तो एक गंध दूसरे गंध को यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, एक के इफेक्ट वो एक्सटिंग्विश कर दे रहा है। यानी कि फेटिड अडर जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व को प्रभावित किया था, उसको ख़त्म करने के लिए हमको कुछ वैसा ही एक सिमिलर वहाँ पे कंडीशन डेवलप करना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप कितना भी शुगर केक का यूज़ कर लें, कितना भी आप म्यूजिक यहाँ पे बाजा बजा लें, ढोल बजा लें, उससे नहीं ठीक होने वाला। आपको कुछ वैसा ही कंडीशन डेवलप करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी। ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक वॉर चल रहा है, एक युद्ध चल रहा है, जहाँ पे सैनिक लड़ाई कर रहे हैं और जो एंटी पार्टी है, विरोधी पार्टी है, वहाँ से बहुत सारा साउंड आ रहा है। तो हमारे सैनिक उससे फियर में ना आ जाएं, उसे डर की चपेट में ना आ जाएं, या जो सैनिक घायल हो जा रहे हैं वो अधिक डर की चपेट में ना आ जाएं, उनके कारण दूसरा कोई डर की चपेट में ना आ जाए। इसके लिए वहाँ पे ड्रम बजाया जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि जब युद्ध होता है तो भारत माता की जय का नारा होता था पहले, जब आज़ादी के टाइम में, तो हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे उनके अंदर एक जोश आ जाता था, एक अलग सा आत्मबल आ जाता था और उठ के फिर से लड़ना शुरू कर देते थे। यानी कि एक साउंड को ख़त्म करने के लिए हम एक ऐसा साउंड को डेवलप कर रहे हैं जो कि पहले वाले के इफ़ेक्ट को वहाँ पे वैनिश कर रहा है, उसको एक्सटिंग्विश कर रहा है। यानी कि एक सैनिक को अगर गोली लग जाती है, वो कड़ा रहा होता है, तो एक ऐसा साउंड वहाँ पे यूज़ किया जाता है, एक ऐसा साउंड बजाया जाता है उसके अंदर ऊर्जा आ जाती है, उसका जो डर है वो ख़त्म हो जाता है। उसके कारण उसके दूसरे जो उसके बाई स्टैंडर्ड, यानी कि जो उसके सोल्जर हैं, जो उसके साथी हैं, वो उससे प्रभावित नहीं होते। यानी कि एक साउंड को ख़त्म करने के लिए हम दूसरा एक ऐसा साउंड बजा रहे हैं, ड्रम का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक दूसरे को वो ओवरलैप कर रहा है। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट है ये थर्ड वाले एग्जाम्पल में। फोर्थ एग्जाम्पल है एक सौरों को ख़त्म करने के लिए, एक दुख को ख़त्म करने के लिए, जो एक इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक थॉट है जो उस इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसको डिप्रेशन की कंडीशन में डाल रहा है। वहीं पे अगर हम दूसरा अगर थॉट वहाँ पे डालेंगे तो वो जो पहला थॉट है वहाँ पे वैनिश हो जाता है। जैसे कि एक बेसिक एग्जांपल, एक व्यक्ति है जिसको कॉल आता है कि तुम्हारे शहर में आग लग चुकी है। उसको थोड़ा बहुत दुख होता है, उसी समय थोड़ी देर बाद उसको फ़ोन आता है कि तुम्हारे घर में आग लग चुकी है। अब वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, कोई घर में आग लग गई, अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार वालों का क्या होगा। यानी कि एक दुख, एक सौरों दूसरे सौरों के कारण ओवरलैप हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है जो एक्सेसिव इंजूरियस इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव जॉय। व्यक्ति ज़्यादा खुश हो गया और उस खुशी के कारण उसके बॉडी पे गलत इफेक्ट आ गए, और उस इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम कॉफ़ी का यूज़ करेंगे। और कॉफ़ी का काम भी क्या होता है कि एक्सेसिव जॉय कंडीशन बॉडी में डेवलप करना। तो एक जॉय दूसरे जॉय से ओवरलैप हो रहा है, एक्सटिंग्विश हो रहा है। यानी कि कॉफ़ी का जो जॉयनेस कंडीशन है, वो कॉफ़ी का काम है, कैफीन होता है उसमें, वो भी जॉयस कंडीशन डेवलप करता है। वो पहले वाले को वहाँ पे एक्सटिंग्विश कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। कुछ इस तरह का एग्जाम्पल इस तरह रिलेट किया गया है फिफ्थ पॉइंट में। 5 एग्जाम्पल इस एफरेंस को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जाएं, उस फुटनोट को लें, उसको रीड करें, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, ताकि फ्यूचर में भी या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या वाइवा में भी आप इसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जामिनर के सामने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।